Yeah, but so I'll giving you 500 rupees. Now don't make me cry, okay? जब पिक्चर शुरू हुई थी, जब मेरी सारांश बन गई, तो मैंने एक हफ्ते के अंदर 57 फिल्में साइन की थी, एक हफ्ते के अंदर। The dream is the same, Anupam. The dreamers change. वाह। He came here to walk. Love you all. जैसे कि हमारे देश की परंपरा चलती आई है कि हम अपने से बड़ों का सम्मान खड़े होकर करते हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज स्टैंड अप। सो भट्ट साहब जी, मतलब मैंने 40 साल पहले जिस दिन आपका दरवाज़ा खटखटाया था, 41 साल पहले, मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मंच पर आपके साथ वाली सीट पर बैठूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। अगर वो लड़का उस दिन आपका दरवाज़ा खटखटाए, मुझे सबसे बड़ा जो सुखद अनुभूति जो हुई थी, द ग्रेट फीलिंग दैट आई हैड वाज दैट मैंने आपको प्रीवियस डे फ़ोन किया था। हम राशन की दुकान से फ़ोन करता था मैं, और आपने फ़ोन उठाया। खेरवाड़ी में से। खेरवाड़ी से। मेरा पहला एड्रेस था अनुपम खेर, खेरवाड़ी, खेर रोड, बांद्रा ईस्ट। ये अमेजिंग है। सो मैंने फ़ोन किया था राशन की दुकान से, और आपने पूछा था कहाँ से हो। मैंने कहा जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ और मेरा नाम अनुपम खेर है। उन्होंने हाँ सुबह आज कल आ जाओ। तो मेरे को तब तक किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ऐसा नहीं कहा था कि कल आ जाओ। वो बोलते थे कि बताते हैं, बाद में फ़ोन करो, या उनका सर्वेंट फ़ोन उठाता था। तो मैंने कहा कितने बजे आ जाऊँ, तब तक फ़ोन रख दिया था। अब शायद आपको याद नहीं, मैं नीचे 7:30 बजे तक से खड़ा था आपके घर के नीचे ग्रीन एकर्स में। तो मुझे लगा कि कोई खिड़की खुलेगी या कुछ ऐसा होगा, तो मैंने चौकीदार से दोस्ती कर ली थी। मैंने कहा कौन से फ्लोर पे रहते हैं, खिड़की खोलते हैं कैसे। फाइनली मैं 9:45 बजे भट्ट साहब के घर पे गया, और किस्मत मेरी ख़राब थी, लिफ्ट काम नहीं कर रही थी उस दिन। तो मैं 6 माले चढ़ के गया था, 6th फ्लोर। जब इन्होंने दरवाज़ा खोला और उन्होंने कहा हाँ अनुपम, तो मैं बहुत खुश हुआ। मेरे को एक सिंबॉलिक जेस्चर लगा कि इस फिल्म में मुझे और कोई काम देना दे, भट्ट साहब जरूर, इनको उन्होंने नाम याद रखने की क्या ज़रूरत थी। एंड देन सो टुडे आई एम थिंकिंग ऑफ दैट डे, एंड येस्टरडे आई सॉ सारांश। आज सुबह मैंने 5:30 बजे उठ के सारांश देखी, और मुझे ये पहले से ज़्यादा रेलेवेंट लगी। मुझे लगा ये सारांश का जो रेलेवेंस है वो कहीं ख़त्म ही नहीं होगा कभी। टाइमलेस है। तो इफ़ आई हैव टू आस्क यू भट्ट साहब कि वो आइडिया सारांश का आपके मन में आया कब था और कैसे आया था? जिंदगी से बड़ा खजाना ही नहीं हुई, और हमारे जो गुरु बोलिए, टीचर बोलिए, बाप बोलिए, भगवान बोलिए, यूजी कृष्णमूर्ति, उनके बेटे का इंतकाल हुआ था। हाउ ओल्ड वाज He was a young boy of 33-34. He died suddenly of galloping cancer. तो उन दिनों में यूजी कृष्णमूर्ति जो हैं, जो किसी हर परिवार के बंधन से मुक्त हो गए थे सालों पहले, उनको मैंने एक रोल परफॉर्म करते हुए देखा अपने बेटे की ज़िंदगी में। तो उनके साथ मैं ही देता था, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ पिकिंग हिम अप फ्रॉम द एयरपोर्ट टिल द टाइम आई वेंट टू द क्रेमेटोरियम टू क्रीमेट हिम। 3 महीने का एक फेज था, जहाँ पर मेरे लिए अनुपम वो 3 महीने का जो फेज था वॉज अ डिस्कोर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, जहाँ पर एक सेज, एक बुजुर्ग, एक व्यक्ति जो लोग समझते हैं कि बस वो सारे रिश्तों से मुक्त हो गया है, जिसका कोई संबंध ही नहीं है दुख दर्द से, तो उसका जो बिहेवियर था यूजी का, और
जिस डिग्निटी और ग्रेस के साथ में उन्होंने वो फेस को हैंडल किया, उसने अब मेरे जहन पर एक छाप छोड़ दिया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई केम फेस टू फेस विद द फाइनलिटी ऑफ डेथ, कि जो पैदा होता है वो मरता है। अब दो धारणाएं हैं, एक वो जो पूर्ण जन्म में विश्वास करता है, और एक जो बोलता है नहीं, जो है यही है। तो उसका एक द्वंद्व जो है वो इस फिल्म की रूह में है। तो तुमने जो रोल प्ले किया है वो कहीं पर मैंने अनकॉन्शियसली यूजी कृष्णमूर्ति पे ही मैंने इसको कहीं पर जन्म दिया है। और एक महाराष्ट्रियन बुजुर्ग थे जिनके बीवी के साथ वो यूजी को मिलने आते थे गिरगाम से, मुझे याद है। और वो उनका बेटा था न्यूयॉर्क में, उनको मगिंग में किसी ने बहुत बुरी तरह मारा था एंड ही ब्लेड टू डेथ। माय गॉड। तो उनकी एक ट्रेजिक स्टोरी को मेरे जहन में गूंज रही थी। एंड वो भी आते थे राहत पाने के लिए यूजी के पास। तो यूजी उनको वो झूठी आस नहीं दे सकते थे कि यू विल मीट हिम अगेन एंड ऑल दैट। वो कहते थे जो है यही है। तो वहां से ये जन्म हुआ, ये द बेसिक सीड ऑफ सारांश, कि एक अपराइट आदमी है जिसने आज़ादी के लिए बापू के साथ लड़ाई की है, और ये हिंदुस्तान है जो भ्रष्ट हो चुका है। 80s वर वेरी पेनफुल टाइम, और हर एक को वो हर कोई उस टीवी वाले सीन से क्यों आइडेंटिफाई करता है? क्योंकि हर हिंदुस्तानी को लगता था कि वो टेलीविज़न एक ऐसा यंत्र है, अगर वो आ जाएगा तो बस पता नहीं ज़िंदगी में कहते हैं क्या चमत्कार घट जाएगा। और उसमें जो ऑफिसर्स थे और वहाँ के जो टाउट्स थे, उन्होंने जो एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया था कॉमन आदमी का, तो वो इतना एलिमेंटल है। मरहूम जगजीत सिंह जी जो है, जो ग्रेट सिंगर हैं, गज़ल सिंगर, उनका जब बेटा गुजर गया एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि जब मैं अपने बेटे की लाश को हासिल करने के लिए मैंने कोरोनर के पास जाकर वहाँ के जूनियर ऑफिसर्स को घूस दी, तो मुझे सारांश की अहमियत समझ में आई कि कॉमन आदमी कितनी तकलीफ उठाता है अपने मरे हुए अपनों की लाश को भी हासिल करने के लिए। तो वो सारे लिविंग रेफरेंस पॉइंट है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आई सारांश में ये है, वो एक जुमला है, और वो जुमला है कि तेरे चेहरे की झुर्रियों में मेरे जीवन का सारांश। जो एंड में जो बीवी प्रधान अपनी बीवी से कहते हैं, पार्वती से, जो पूर्ण जन्म की धारणा में यकीन करते हैं, ये सब पास्ट में ही देखते हैं कि हिंदुस्तान ऐसा था और मेरा बेटा, और उसको क्यों मार दिया गया और मैं ही क्यों। मगर जब वो ज़िंदगी से जुड़ते हैं और वो एक ऐसे पेइंग गेस्ट की ज़िंदगी में वो योगदान देते हैं कि वो जो अपने बच्चे को जीवित रखना चाहती है, तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा जन्म होती है। दैट इज व्हाई व्हाट द गीता सेज कि रिनंसिएशन में पावर नहीं है, कनेक्टिंग विद लाइफ में पावर है, कि कर्म का जो रास्ता है वो बड़ा है। रिनंसिएशन में से हाँ आपको बहुत कुछ हासिल होता है, बट ग्रेटर पावर इज ऑफ कर्म। तो जो बीवी प्रधान करता है, मगर जब वो करता है तब उसको समझ में आता है, तभी वो देख पाता है। नहीं तो उसने अपनी बीवी के झुर्रियों को देखा कहाँ है। वैसे एक लव स्टोरी का जन्म होता है सारांश के एंड में, कि वो जो बचा हुआ है वो यही है, तुम और मैं हूं, और वो दीवार में बन गई तस्वीर है, यादें हैं, बस और कुछ नहीं है। और वो पहले मर्तबा उसको अपने साथ
मॉर्निंग वॉक पे ले जाता, फिर वो एक शिवाजी पार्क के छोटे से बच्चों के पार्क में, कोई हिमालय की चोटी के किसी गुफे में नहीं, किसी ऋषि के पैरों के तले बैठकर नहीं, वो ज्ञान उसको हासिल होता है जब वो देखता है कि राख जो है जहां पर उसने फेंकी है उसमें वो फूल वहां उगा है। और फिर वो हमने वो डायलॉग बाद में दलवाया था इन टर्म्स ऑफ वॉइस ओवर कि पार्वती तुम्हारा अंत है, मेरा अंत है, मगर जिंदगी का अंत नहीं है, ये तो अंतहीन है। दैट इज द टेकअवे। और ये तो टाइमलेस है, ये थीम ही टाइमलेस है। तो एक्सीडेंटली हम दोनों ने एक ऐसी थीम को छू लिया जिसकी रेलेवेंस इस जनरेशन को है। ये तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, ये 20-22 साल के लोग हैं। मगर हमारे पास भट्ट साहब स्क्रिप्ट नहीं था। हाँ, जब हमने फिल्म शुरू की स्क्रिप्ट नहीं था। मतलब जैसे आजकल वो मूवी मैजिक और क्या दूसरा क्या कहते हैं जिस पर स्क्रिप्ट लिखते हैं, फाइनल ड्राफ्ट पे आजकल हर आदमी राइटर बन जाता है क्योंकि सब कुछ आता है, डे नाइट सीन 1 सीन 2। तो जस्ट बिकॉज इट्स रिटन, आई एम नॉट पासिंग ए जजमेंट ऑन पीपल हु राइट ऑन फाइनल ड्राफ्ट, बट जो अभी भट्ट साहब ने आपको सुनाया वो आइडिया इनके जहन में था और कहानी जैसे जैसे जहन में थी और फिर वो कहानी बनती चली गई कॉन्वर्सेशन से। और एवरी टाइम भट्ट साहब यूज्ड टू टेल मी अनदर सीन और मुझे लगता था ये सीन बन रहा है बिकॉज आई थिंक आप प्रोसेस कर रहे थे। हाँ, वो लिविंग लाइफ एंड प्रोसेसिंग इट। मगर वो फिर मेरे पास ऐसे डेडिकेटेड, आई वाज डिस्कवरिंग इट। मैं देखिए एक एक्टर का, मैं आप लोगों को, वो स्टूडेंट्स हैं आप लोग, देखिए आई डोंट थिंक यू आर सो इंटरेस्टेड इन हियरिंग द एनालिसिस ऑफ द कोर ऑफ सारांश, मगर एक बात है, आई एम गोइंग टू यूज हिम एज एन एग्जांपल कि 40 साल पहले इसने ये सीन किया था, मैं टीवी लेने नहीं आया हूँ। 40 साल पहले यह बीज बोया गया था ये एक्टर प्रिपेयर स्कूल का। 19 साल से ये चला रहा है। 40 इयर्स के बाद में भी ये फिल्म की रेलेवेंस आज उतनी ही है जितनी उस वक्त थी। अगर मुझे मॉस्को में स्पेशल क्रिटिक्स अवार्ड मिलता 1984 में, आप बच्चन साहब मुझे बोलते उठो भैया, वो 4000 लोग तालियां जो बजा रहे हैं तेरे लिए बजा रहे हैं, स्पॉटलाइट तेरे पे मेरे पे नहीं है। तो वो उसकी रेलेवेंस तब भी थी एक इंटरनेशनल फेस्टिवल में, और आज भी उसकी रेलेवेंस ये है क्योंकि उसके अंदर एक जीवन का सत्य है। वो सत्य मेरा नहीं है, जैसे सूरज की रोशनी मेरी जागीर नहीं है। हाँ पर भट्ट साहब देखिए, ये पूरी एक किताब भी हो सकती थी, आराम से एक किताब लिखी जा सकती जिसमें फिलॉसफी 300 पेजेस में हो सकती थी। हाँ, मगर 2 घंटे की फिल्म में इसको चित्रांकन करना, इसको दिखाना, उसके लिए तो फिलॉसफी है। हाँ, और एक क्राफ्ट है, क्राफ्ट है, और उसमें आपको एक्टर्स के जिस्म से ही वो करना पड़े। इसलिए मैं कहता हूं कि अनुपम खेर की मैंने परफॉर्मेंस जब देखी, कल रात को मैंने देखना शुरू किया था, मैंने फर्स्ट हाफ देख लिया था, अपना देखा तो मेरी जो राइटर हैं सुनीता जी, वो उन्होंने कहा कि आप देखिए, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पिक्चर देखते रहे। तो मैं रो रहा था, मुझे ऐसा लगा ही नहीं मेरी फिल्म में है। उसमें व्हाट मूव मी वाज द प्योरिटी एंड द टोटल डिवोशन ऑफ दिस एक्टर। तो मुझे एक बात याद है इसकी, समर्पण क्या होता है, कोई इससे सीखे। देखिए, जो एक्टर समर्पण नहीं करता है ना, he doesn't surrender, he will not listen. वो बोलते पहले आपको खाली होना पड़ता है ताकि वो बढ़ सकते हैं अंदर। बट उस समर्पण के लिए सामने, जिसके सामने आप समर्पण कर रहे हो, उसके बारे में भावनाएं अंदर से जागनी चाहिए। उसकी उनकी फितरत में भी वो समर्पण एक्सेप्ट करने की सिचुएशन होनी चाहिए। मैंने 540 फिल्में की हैं भट्ट साहब, मैंने हर एक के सामने समर्पण नहीं किया, नॉट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये रोल और कोई तरीके से हो ही नहीं सकता था। मैंने आज भी लिखा है अपने सोशल मीडिया में कि इसमें एक्टिंग नहीं है, इसमें जलील जो मैं होता था, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था
जो लोग मुझे कहते थे कि तुम ऐसे दिखते हो, तुम राइटर बन जाओ या असिस्टेंट बन जाओ, तुम एक्टर तो नहीं बन सकते, बिकॉज उन दिनों बालों का महत्व ज़्यादा था एक्टिंग से। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गोल्ड मेडलिस्ट था। दिस सब्जेक्ट, एंड इट वॉज नॉट इवन समर्पण टू यू टू स्टार्ट विथ, करेक्ट, इट वॉज अ समर्पण टू द सब्जेक्ट। करेक्ट, एब्सोल्युटली। क्योंकि मेरे अंदर अंतर्द्वंद चल रहा था कि मेरे को सिखाया गया, मैं जिस परिवार से आया हूँ, मुझे सिखाया गया है कि पुनर्जन्म होता है। अब मुझे ऐसा कैरेक्टर मिला जो पुनर्जन्म में यकीन ही नहीं करता है। करेक्ट। मैं तो रोहिणी हतंगड़ी जी के कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करता था, क्योंकि हमको बताया गया था कि बचपन से कि पुनर्जन्म होता है, इस जन्म में अच्छा काम करो या पिछले जन्म में बुरा काम किया था इसलिए इस जन्म में भुगत रहे हो। सो आई वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द होल थिंग। भट्ट साहब को बिना बताए रात को 11:30 बजे हाँ। मैंने अपने सारे बाल कटवा लिए। और तो संजीव भाई सीट पे थे ही नहीं, वो सीट के नीचे गिरे हुए थे। जो इम्पल्स पे एक्ट करता है वही एक्टर होता है, जो अपने दिमाग से अपने रॉ इमोशन को ब्लेंड करता है वो 2 कड़ी का आदमी होता है। कितनी भी ग्रेट उसको परफॉर्मेंस कह रहा है लोग।